सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं आनुवंशिकी, जो कि 12वीं के बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर का प्रेशर होगा आप लोगों पे, तो घबराइए नहीं। जितना टाइम बचा है इसमें आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 8 मई से आपके पेपर शायद शुरू होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आनुवंशिकी के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं आनुवंशिकी का जनक कौन है। आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं। फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चलिए जानते हैं ये आनुवंशिकी होती क्या है। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, हम लिखते भी जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को आनुवंशिक विशेषक कहते हैं। आनुवंशिक विशेषक या लक्षण या वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण। अब बात करें हम अंग्रेजी टर्म की, तो अंग्रेजी टर्म में आनुवंशिक विशेषक या वंशागत लक्षण को क्या बोलते हैं, तो देख लेते हैं। आनुवंशिक विशेषक को बोलते हैं जेनेटिक ट्रैट, जेनेटिक ट्रैट्स, और इसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण, वंशागत लक्षण या आनुवंशिक विशेषक कहते हैं। और अंग्रेजी टर्म क्या है? जेनेटिक ट्रेट्स या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो ये जो लक्षण है, इन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। आप एक लाइन में इसका डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं, आनुवंशिकी या वंशागति कह सकते हैं, कहते हैं। इसके हम अंग्रेजी टर्म की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस। ओके, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। अब एक क्वेश्चन बनता है, विज्ञान की वह शाखा शाखा गलत लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकता ही बोलते हैं, ठीक है। आनुवंशिकी विज्ञान एक टर्म है इसके लिए, जेनेटिक्स, ठीक है।
अब चलते हैं इसके बारे में आगे जानते हैं। सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के पादरी जो हैं कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि क्या हैं? फादर ऑफ किसके फादर हैं? जेनेटिक्स के फादर हैं। ये कहाँ के थे? इनके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। ऑस्ट्रिया के एक चर्च में पादरी थे। इन्होंने सन 1866 ईस्वी में कब? 1866 ईस्वी में आनुवंशिकी के 3 विषय नियमों का प्रतिपादन किया। 1866 में कितने नियमों का प्रतिपादन किया? मेंडल ने 3 नियम दिए थे ना। मेंडल ने कौन कौन से 3 नियम दिए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मेंडल ने 1866 ईस्वी में 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने? 3 नियम प्रतिपादित किए। जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। 3 नियमों का प्रतिपादन किया था 1866 ईस्वी में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब आनुवंशिकी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ले जाते हैं वो किस रूप में जाते हैं? किसकी वजह से? जीन नाम आपने सुना होगा, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने कब? 1909 ईस्वी में। मतलब मेंडल के नियम पहले आए थे, क्योंकि यह एक जो ऑस्ट्रिया के पादरी थे, कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, यह एक मैथ के स्टूडेंट थे। किसके? शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये मैथ के स्टूडेंट। इनको बायोलॉजी के वर्ड या ट्रेड्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने फैक्टर कहा था। और फैक्टर को अब क्या बोला जाता है? एलील क्या होता है? मैं आपको अभी बताते हूँ, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो ये जो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं जीन, ये क्या इनका इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने। कब? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस मटर का चयन किया था? यह क्वेश्चन बहुविकल्पीय में बहुत बार पूछा जा चुका है और 1 नंबर में, 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस मटर का प्रयोग किया था? उद्यान मटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उद्यान मटर या मीठी मटर। अब कभी कभी मिलता है पाइसम सैटिवम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद बायोलॉजी के हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। पाइसम सैटाइवम या पाइसम सैटिवम भी बोलते हैं, ठीक है, पाइसम सैटाइवम। तो ये आपको ऑप्शन दिया रहता है। मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चयन किया था मटर के? उन्होंने मटर के 7 विपयार्सी लक्षणों। अब विपयार्सी एक नया वर्ड आया है, विपयार्सी। इसका मतलब बहुत लोग परेशान हो रहे होते हैं। विपयार्सी मतलब होता है विपरीत लक्षण। विपयार्सी मतलब विपरीत क्या होता है? जैसे लंबा, किसी पौधे का लक्षण लंबा है तो उसका उल्टा क्या होगा? बौना। या हरा का पीला। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं मटर के पौधे के, जो आगे देखने को मिलते हैं। और मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 विपयार्सी लक्षणों का चयन किया था। कितने? मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 विपयार्सी लक्षणों का चयन किया था। 7 विपयार्सी लक्षण कौन कौन से थे इसके बारे में आपको भी बताते हैं आगे। विपयार्सी लक्षणों का चयन किया था।
उन्होंने अपने प्रयोगों में 7 विपरीत लक्षणों का प्रयोग तो किया था, लेकिन क्या उन्होंने एक साथ सारे विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया था? नहीं, ये नहीं। उन्होंने 1 या 2 विपरीत लक्षणों का एक बार में प्रयोग किया था। कितने? 1 या 2 लक्षणों का एक बार में प्रयोग किया था। ऐसे 2-4 प्रैक्टिकलों में उन्होंने 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। मटर के पौधे में, पाइसम सैटाइवम में उन्होंने 7 लक्षणों का बारी बारी करके अध्ययन किया था। अब पौधों में जो चेंज होते हैं उसके बारे में हम 2 वर्ड सुनते हैं, एक तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है इसके बारे में भी आपको हम बताते हैं डिटेल में। जीनोटाइप क्या होता है, जैसे कुछ पौधे क्या होते हैं कि देखने में बाहर से तो सेम दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो एलील होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपने मेंडल के प्रयोगों में पाया होगा कि प्रथम जनरेशन के सभी पौधे कैसे थे। उन्होंने एक लंबा पौधा लिया था, दूसरा बौना, तो कभी कैसे निकले थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यह देखने में तो लंबा है, इसका फिनोटाइप क्या कहेंगे हम? ये तो देखने में तो लंबा है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या था? एक लंबे पौधे का लक्षण था और एक बौने पौधे का। लंबे पौधे, अगर दोनों कैरेक्टर इसके कैपिटल टी होते, दोनों कैरेक्टर अगर कैपिटल टी होते, दोनों एलील अगर कैपिटल टी होते, तो ये क्या होता? लंबा पौधा होता। अगर ये दोनों कैरेक्टर इसके स्मॉल टी होते तब ये कैसा पौधा होता? तो ये बौना पौधा होता। लेकिन अगर इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो ये कैसा पौधा है? लंबा पौधा। लेकिन कैसा लंबा? संकर लंबा, हाइब्रिड लंबा या संकर लंबा। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है इसको हम एक प्रैक्टिकल की सहायता से हम लोग आपको बताते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग में एक लंबा पौधा लिया था। कैसा पौधा? लंबा पौधा। और दूसरा बौना पौधा। कैसा? बौना पौधा। लंबे पौधे के एलील कौन कौन से थे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। बौने पौधे के एलील कैसे थे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इनमें जब तो क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें जब क्रॉस हुआ तब हमको कैसे मिले? देखते हैं, हम बना के देखते हैं ट्रेड्स। देखते हैं, ऐसे बनाते हैं, एक का इससे, एक का इससे। तो देखिए सब में से 2 लाइनें निकलेंगी और सब पे आके 2 ही ख़त्म होंगी। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 ही एलील होते हैं तो एक में 2 एलील निकलेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें का एक ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इसमें का कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें का कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके सारे पौधे कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी कैरेक्टर वाले, जो कि क्या है? संकर लंबा, संकर लंबा। तो ये कैसी जनरेशन थी? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन या प्रथम संतानीय पीढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी में कैसे पौधे मिले थे? पहले प्रयोग में संकर, सभी पौधे संकर लंबे थे, सभी पौधे संकर लंबे थे। जब इनमें स्वपरागण कराया गया तो इसके लिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी में जब स्वपरागण हुआ तब देखिए कैसे पौधे मिलते हैं। देखिए आगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके एलील थे संकर लंबे पौधे के। F1 जनरेशन थी ये, F1। और ये कैसी, ऊपर वाली कैसी जनरेशन थी? ये पेरेंट जनरेशन थी, पेरेंट जनरेशन। ठीक है, देखते हैं आगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जब सब परागण कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, तब क्या हुआ था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसे भी बनाते हैं इसका भी। तो इसमें क्या हुआ था? एक तो ये मिल गया कैपिटल टी, कैपिटल टी।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, सॉरी कहीं गलती हो रही है, यहाँ से दोनों निकल चुके हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर दोनों स्मॉल टी, यहाँ भी वही हो जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके लिए हम इधर ले आए। तो पहले पौधे में कैसे लक्षण मिले, कैपिटल टी, देखिए इसमें आया एक, ये कैपिटल टी, इसमें एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसमें दोनों स्मॉल टी। तो इसके जो स्मॉल टी वाले कैरेक्टर वाले हैं, तो ये कैसा पौधा है, शुद्ध लंबा। कैसा पौधा है, शुद्ध लंबा। ये जो कैरेक्टर है, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा पौधा था, संकर लंबा। लंबा ये भी था लेकिन कैसा लंबा था, संकर लंबा। अब इसका जो लास्ट है, इसके कौन कौन से एलील थे, स्मॉल टी, तो ये कैसा पौधा था, शुद्ध बौना पौधा। कैसा पौधा था, शुद्ध बौना पौधा। तो इसके अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें, जीनोटाइप रेशियो की, तो इसका रेशियो क्या था, 1:1, क्योंकि इसका एलील जो शुद्ध लंबे पौधे का एलील है वो डिफरेंस है, संकर लंबे पौधे इसका भी एलील में डिफरेंस है, और जो शुद्ध बौना पौधा है इसका भी एलील अलग है। अगर हम बात करें फिनोटाइप मतलब जो बाहर से शो करता है, फिनोटाइप 3:1 इसका अनुपात है, क्योंकि इसमें 3 फिनोटाइप में क्या दिख रहा है, 3 पौधे लंबे। अब हमको थोड़ी ना पता है कौन सा पौधा कैसा लंबा है, तो फिनोटाइप में कैसा अनुपात है, 3 पौधे लंबे हैं जिनमें से एक शुद्ध लंबा है और 2 संकर लंबा है, और जबकि एक पौधा कैसा है, शुद्ध बौना। तो फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1, एंड जीनोटाइप रेशियो क्या था, 1:2:1। तो जीनोटाइप फिनोटाइप के डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप। पहले तो जीनोटाइप लिख लेते हैं, जीनोटाइप, इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना जीव के जैविक संगठन को व्यक्त करता है। जीनोटाइप कैसा होता है, जीनी संरचना, और ये के साथ साथ करता है क्या है, इसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीव में जीनोटाइप ज़्यादा लक्षण निर्धारित करता है कि फिनोटाइप, तब आपका जवाब क्या होगा, जीनोटाइप, क्योंकि यह जीनी संरचना को व्यक्त करता है, को निर्धारित करता है। फिनोटाइप में आप क्या लिखेंगे, फिनोटाइप यह जीव के बाह्य संरचना को व्यक्त करता है, जीव के बाह्य संरचना को, या बाह्य प्रारूप बोल सकते हैं आप, बाह्य प्रारूप को व्यक्त करता है। तो आइए हम जानते हैं कि मेंडल ने किन
किन 7 लक्षणों का प्रयोग और उन किन विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया था? चलिए जानते हैं उन 7 लक्षणों को जिन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग में लिया था। तो पहला क्या था? पहले हम यहाँ लक्षण लिख देते हैं, और उनमें से एक क्या था? प्रभावी था, और दूसरा अप्रभावी। एक डोमिनेंट था, दूसरा रिसेसिव। ठीक है, आगे देखिए, लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। तो पहला लक्षण क्या था? पहला लक्षण था लंबापन। तो ये पहला पौधा लंबापन में कौन सा प्रभावी था? लंबा। और अप्रभावी कौन सा था? बौना। तो इसमें कौन सा प्रभावी था? लंबा। और अप्रभावी कौन सा था? बौना। इसे लंबापन या तने की लंबाई को हम व्यक्त करेंगे, तने की लंबाई। दूसरा लक्षण क्या था? आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए, आपको बहुत आसानी से सब सिखा दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा। आपको पेपर के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पेपर के लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए और धीरे धीरे बिना परेशान होइए पेपर की तैयारी कीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अब दूसरा लक्षण क्या था? पुष्पों की स्थिति। पुष्पों की स्थिति। तो एक तो कैसा था? अक्षीय, दूसरा अग्रस्त। अक्षीय और अग्रस्त, ये दो विपरीत लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण क्या था? पुष्पों का रंग। पुष्पों का रंग। पुष्पों का रंग कैसा होता है? मटर के पौधों में बैंगनी और सफ़ेद। इनमें से प्रभावी कौन सा है? बैंगनी। और अप्रभावी कौन सा है? सफ़ेद। चौथा लक्षण क्या था? चौथा विपरीत लक्षण फली का रूप। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ, ये पेपर में पूछ भी लेता है। तो फली का रूप कैसा था? फूला हुआ। और दूसरा इसका विपरीत क्या होगा? संकीर्णित या रिंकल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, कंस्ट्रिक्टेड। संकीर्णित। पांचवा विपरीत लक्षण क्या था? फली का रंग। ये तो फली का रूप हो गया था, अब फली का रंग कैसा था? फली का रंग कैसा था? हरा, जो कि क्या था? प्रभावी। और विपरीत लक्षण क्या था जो अप्रभावी था? पीला। कैसा था? पीला। छठवां विपरीत लक्षण क्या है? बीज की आकृति। बीज की आकृति। बीज कैसा था? एक तो गोल, राउंड, और दूसरा झुर्रीदार। कैसा? झुर्रीदार या रिंकल्ड। सातवां विपरीत लक्षण क्या था? बीजों का रंग। बीजों का रंग। बीजों का रंग कैसा था? पीला, जो कि प्रभावी था। और बीजों का रंग जो अप्रभावी था कौन सा था? हरा। तो ये 7 लक्षण आपके सामने लिखा हुआ है। 7 लक्षण आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। पहला लक्षण क्या था? तने की लंबाई या लंबापन। इसमें प्रभावी कौन सा था? लंबा। और अप्रभावी बौना। पुष्पों की स्थिति अक्षीय और अप्रभावी अग्रस्त। पुष्पों का रंग बैंगनी। पुष्पों का रंग जो अप्रभावी था सफ़ेद। फली का रूप, एक तो फूला हुआ था, दूसरा अप्रभावी। लक्षण इसका क्या होता है? संकीर्णित। फली का रंग कैसा था? हरा, जो प्रभावी था। और जो अप्रभावी था वह कौन सा था? पीला। बीजों का आकृति। बीजों की आकृति कैसी थी? गोल। और दूसरी आकृति जो अप्रभावी थी झुर्रीदार। बीजों का रंग कैसा था? पीला। और बीजों का रंग जो अप्रभावी था वह कैसा था? हरा।
चलिए जानते हैं इन विपरीत लक्षणों को और किस नाम से जानते हैं, देखते हैं। इन विपरीत लक्षणों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी भी बोलते हैं। इन विपरीत लक्षणों को क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ, एक नाम ये है एलीलोमार्फ भी कहते हैं, एलीलोमार्फ। मार्फ नाम जहाँ पर आए इससे आप समझ जाइए, मार्फ मतलब बाह्य संरचना की बात हो रही है, बाह्य संरचना की बात हो रही है। इस प्रत्येक युग्म, ये मतलब युग्म विकल्पी से क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दो का युग्म होता है, एक अप्रभावी और प्रभावी का, तो इसे क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। तो प्रत्येक जो युग्म है, एक तने की लंबाई के युग्म हम ले लेते हैं, तो एक युग्म में दो लक्षण हैं, कौन कौन से? लंबापन और बौनापन, जो एक दूसरे के क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं। और इनमें से युग्म विकल्पी के या एलीलोमार्फ के एक लक्षण को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या प्रत्येक युग्म के एक लक्षण को क्या बोलते हैं? लक्षण को दर्शाने वाले जीन को क्या बोलते हैं? दर्शाने वाले जीन को एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील, एलील कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेंडल ने जो प्रयोग किया था, इधर से आप फिर से देख सकते हैं, मेंडल ने जो आप प्रयोग किया था उसमें क्या था? पहली ये जो जनक वाली जनरेशन है, इसको क्या बोलते हैं? पीआई, इसको क्या बोलते हैं? पीआई से निरूपित करेंगे। और जो पहली संतानीय पीढ़ी या F1 जनरेशन कहते हैं, इसमें कैसे पौधे थे? सभी अपने पेरेंट्स के, केवल एक पेरेंट्स के बिल्कुल समान थे। किसके? केवल एक पेरेंट्स के। जब इसमें स्वपरागण हुआ या सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इनमें कैसे पौधे प्राप्त हुए? इनमें 3:1 फिनोटाइप में पौधे प्राप्त हुए, जो कि क्या थे? लंबे और बौने। और अगर जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो 1:2:1, क्योंकि एक शुद्ध लंबा था, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना था। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप किसी जीव की जीनी संरचना को व्यक्त करता है, जीव संरचना को व्यक्त करता है। और फिनोटाइप या शरीर की बाह्य संरचना, बाह्य प्रारूप को व्यक्त करता है। तो इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। एलील क्या होता है? एलील के बारे में हम जानते हैं। ये जो विपरीत लक्षण होते हैं या विपरीत लक्षण, इनके एक, ये जो प्रत्येक युग्म बना के होता है ना, इनमें से एक प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है। तो इनमें एक प्रभावी या अप्रभावी लक्षण को व्यक्त करने के लिए जो जीन होता है उसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आपकी परीक्षा, आने वाली परीक्षा में। तो गाइज समय समाप्त हो गया है, तो आगे का वीडियो हम अगली क्लास में लेंगे। तो आप ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। हमारी पूर्ण मनोकामना आपके साथ है। हमारा आशीर्वाद आपका लक्ष्य। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद SSC 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए।